कैंसर बॉडी का अपना सेल है जो ख़राब हुआ है, और बॉडी का हमारा अपना सेल ख़राब क्यों हुआ है? क्योंकि उसने कुछ पर्टिकुलरली उसके जीन्स में कोई म्यूटेशन हुई है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होगी, और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हमारी जो ट्यूमर सप्रेसर मैकेनिज्म है या हमारा जो जीन इम्यून सिस्टम है वो नहीं रोक पाएगा, और फिर वो बढ़ेगा, फिर अल्टीमेटली वो आसपास वाले बोन टिश्यू उसमें जाएगा या ब्लड वेसल्स लिम्फ नोड्स के थ्रू बाकी जगह फैलेगा, इसलिए बाकी जगह वो फैलेगा। ये हो रहा है कॉन्सेप्ट। हम चाह के भी सबको नहीं ठीक कर पाते हैं, और हमारे पास क्या, हम इतने रिसोर्सेज तो हम है नहीं ना कि हम सबको इम्यूनोथेरेपी दे पाए, बट हम सबको बर्बरिन तो दे सकते हैं ना। इस पे हमें और काम करना चाहिए। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत अच्छी चीज है आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो ये हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हमारे ऋषि मुनियों की इतने हजार सालों का कॉन्सेप्ट है, रिसर्च है। हमें, ठीक है, मैं कभी नहीं बोल रहा कि हमें टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी को डिस्कार्ड करना चाहिए, जो इतना मतलब वर्ल्ड ओवर कॉन्सेप्ट, और उसको यूज़ करना चाहिए, बट हमें साथ में बर्बरिन पे काम करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, इंडिया में कई यूनिवर्सिटीज़ में कई लोग हैं जो इस पे काम कर रहे होंगे, बट ये रिसर्च कभी सामने नहीं आती। वी आर दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, करकुमिन को भी टेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, करक्यूमिन जो है वो हल्दी में पाया जाता है, हल्दी एक्टिव कंपाउंड। ये क्वर्सेटिन, जेनिस्टीन, जो हम बात कर रहे हैं जामुन की, बर्बरिन, तो ये ऐसे ट्रेडिशनल मेडिसिन को टेस्ट नहीं कर रहे कि हम ये बोलेंगे कि ये जैसे शलकी को टेस्ट नहीं करेंगे, ये एक्बा को टेस्ट करेंगे, ये क्वर्सेटिन को टेस्ट करेंगे, जामुन को टेस्ट नहीं करेंगे। ये उस पर टेस्ट करके दिखा रहे हैं कि उसमें इनहिबिशन हो रही है, और ये हमने नहीं बोला उनको कि वो करें। आप उनकी रिपोर्ट्स में हमने देखना शुरू किया कि यार ये लोग तो खुद से कर रहे हैं। एक पेशेंट को कीमो देते हैं, या तो किसी पेशेंट को रिस्पांस आएगा और किसी पेशेंट को रिस्पांस नहीं आएगा। ऐसा क्यों है कि कोई पेशेंट तो चाहे स्टेज 3 स्टेज 4 पे हो गया, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, कैंसर गायब हो जाएगा, और कोई पेशेंट है जो अर्ली स्टेज पे भी होगा, हम कीमो दे रहे हैं, बट उसकी डिजीज प्रोग्रेस करने लग जाएगी, और हमारे पास इसका आंसर नहीं है। उसमें मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं आइवरमेक्टिन यूज़ कर रहा हूँ, जो हमने कोविड में यूज़ करी। उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फिर हमने उसमें देखना शुरू किया कि कुरकुमिन, EGCG, क्वर्सेटिन, ये सारे जितने भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक्टिव, ये इन जीन्स को इनहिबिट करते हैं। हमें ये समझ आने लगा कि अगर मैं किसी को कीमो दे रहा हूँ तो मुझे इनको यूज़ करना चाहिए ताकि मेरी कीमो इफेक्टिव हो जाए। मैंने यही चीज़ चैट जीपीटी से पूछी, चैट जीपीटी आंसर दे रहा है इसका। वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल करो, आप इसको इसमें यूज़ करो, इसमें ये डाउन रेगुलेट करता है। चैट जीपीटी को पहले उसमें आप उससे पता है, लेकिन उसको पता है, पहले ट्रीटमेंट ले लिया, अभी कैंसर वापस आ गया, कैंसर ठीक नहीं होगा, फिर हम उनका प्रिसीजन मेडिसिन टेस्ट कराते हैं। उस टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर हम जीन्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी जीन्स एक्सप्रेस्ड है। उस जीन्स में जो मेजर जीन्स हैं उसको हम बोलते हैं कि आप सप्लीमेंट ले लो। अगर मुझे दिख रहा है कि EGFR एक जीन है, वो हाई है, उसमें करकुमिन का बहुत अच्छा रोल है, तो मैं बोलूँगा आप कुरकुमिन एज ए सप्लीमेंट, और अवेलेबल है हमारे, मतलब बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी सप्लीमेंट बनाती हैं, यूएस भी बनाती हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अपनी नॉर्मल कुरकुमिन जैसे आप लेते हो, जैसे घर में आप सब्जी में खा रहे हैं, वो ले लो। और अगर किसी का लग रहा है कि EGFR ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे कि आप कुरकुमिन का सप्लीमेंट ले लो, EGCG जो है आप नॉर्मल ग्रीन टी पी लो। अगर आप दोनों कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट ऑब्वियसली कितने सप्लीमेंट्स आदमी लेंगे, और उसका भी एक कॉस्ट होता है। कैंसर की जब बात आती है तो अक्सर ही आप डर जाते हैं, क्योंकि हमेशा से उसको हौवा की तरह देखा गया है, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं। उसमें टारगेटेड मेडिसिन, अभी तक क्या था, कीमोथेरेपी की जाती थी, वो किसी को सूट करती थी, किसी को सूट नहीं करती थी। उसके बाद टारगेटेड मेडिसिन और टारगेटेड ट्रीटमेंट्स आए, फिर जीनोमिक्स के ट्रीटमेंट आए, और अब हमारी ट्रेडिशनल आयुर्वेद जिसको कहते हैं, वो जामुन, वो जीरा, वो अजवाइन, वो ग्रीन टी, ये सारी चीज़ें जो किचन में छुपे हुए मसाले हैं, या फिर आप जो फ्रूट्स खाते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपके कैंसर को ठीक कर सकती हैं।
ठीक नहीं कर सकती, तो आपके इम्यून सिस्टम को इतना बिल्डअप कर देती हैं कि आप क्योर हो जाते हैं और आपकी लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। और ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं एमबीबीएस जिन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो जो अक्सर एलोपैथ वाले आयुर्वेद को साइडलाइन कर दिया करते थे, उन्होंने अब ये मानना शुरू कर दिया है कि आयुर्वेद में दम है और हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए आज हमारे पास आए हैं डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा, जो सीके बिरला हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और एक खुद ही वो बताएंगे कि वो कैंसर पे कौन सा एक रिसर्च सेंटर उन्होंने खुद खोला है और उस पर वो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और पिछले दिनों हमारी मुलाकात हुई जिसमें आपने कई सारे ऐसे पेशेंट से मुलाकात हम लोगों की करवाई जो 4th स्टेज कैंसर पे पहुंच चुके थे और उसके बाद वो ठीक हो गए। अब वो जर्मिनेट करेगा या क्या होगा, वो आज के दिन में वो ठीक है। क्या अब ये कहा जाए कि एलोपैथ आयुर्वेद को मानने लगा है, या किचन के जो दादी नानी के नुस्खे थे जो हमें कभी हल्दी पिलाया जाता रहा है, अभी भी कई घरों में होता है, हल्दी पिला देते हैं, या डायबिटीज़ के लिए जामुन को कहा जाता है, वो कैंसर के लिए भी उपयोगी है, या ये कहें कि ग्रीन टी जो पतला होने के लिए कहा जाता है वो कैंसर के लिए उपयोगी है, और जो आपकी रिसर्च में भी हमें देखने को मिला, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, अगर मैं आज से कुछ साल पहले की बात करूं तो मैं इसके बारे में मुझे पता नहीं था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम मानते नहीं थे, बट किस्मत या हमारी ट्रेनिंग जिसकी भी हम बात करें, हमें मालूम ही नहीं था ये चीज़। हुआ क्या, प्रिसिजन मेडिसिन डेवलप हो रही है, कई साल हो रहे हैं जिसमें प्रिसिजन मेडिसिन बहुत डेवलप हो रही है। प्रिसिजन मेडिसिन का कॉन्सेप्ट से मैं आपको आयुर्वेदिक की जो मेरी जर्नी है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब प्रिसिजन मेडिसिन डेवलप हुई तो मेरा शुरू से जीन्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और मैं खुद से भी बहुत पढ़ता हूँ, और मैंने अपनी ट्रेनिंग में एम्स में मेरे प्रोफेसर साहब सब ने बहुत पढ़ाई करी। मैंने जब मैं यूके में अपनी ट्रेनिंग के लिए गया था वहाँ पे भी मैंने पढ़ाई करी जीन्स के ऊपर स्पेसिफिकली, अपार्ट फ्रॉम जो सर्जरी और वो सब मैं जो कर रहा हूँ। प्रिसिजन मेडिसिन का कॉन्सेप्ट ये है कि अब कैंसर है क्या, कैंसर बॉडी का अपना सेल है जो ख़राब हुआ है, और बॉडी का हमारा अपना सेल ख़राब क्यों हुआ है, क्योंकि उसने कुछ पर्टिकुलरली उसके जीन्स में कोई म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होगी, और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हमारी जो ट्यूमर सप्रेसर मैकेनिज्म है या हमारा जो जीन इम्यून सिस्टम है वो नहीं रोक पाया, और फिर वो बढ़ेगा, फिर अल्टीमेटली वो आसपास वाले बोन टिश्यू उसमें जाएगा या ब्लड वेसल्स लिम्फ नोड्स के थ्रू बाकी जगह फैलेगा, इसलिए बाकी जगह वो फैल जाएगा। ये हो रहा है कैंसर में। अब कैंसर अगर डेवलप हो रहा है तो कोई म्यूटेशन है। अब उस म्यूटेशन को हमने पहले तो एनालाइज करना शुरू किया, अच्छा ये म्यूटेशन से ये कैंसर होता है, या ये कैंसर हुआ, ये म्यूटेशन हुई। फिर हमने उन म्यूटेशंस को मैप करना शुरू किया। अब जनरली जब म्यूटेशंस पे टारगेटेड मेडिसिन डेवलप हो जाती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ब्रेस्ट कैंसर में एक HER2 जीन होती है, उसको हम टारगेट करते हैं टारगेटेड मेडिसिन से। जब हम उस HER2 पाथवे को आगे देखते हैं कि HER2 एक जो म्यूटेशन है वो आगे एक राफ पाथवे को, PIK3 mTOR पाथवे को, फिर उस तरह से वो कैंसर की प्रोग्रेशन करता है। तो जब हमने ये सब से देखना शुरू किया तो हमने इनको और ध्यान से देखना शुरू किया। पिछले कई सालों में हमारे भी कई जगहों पे छोटे मोटे जो लोग अपना छोटे मोटे इन द सेंस के यूनिवर्सिटीज़ में लोग बैठ के जो सामने नहीं आ रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कई लोगों ने रिसर्च करी है। इंडिया में रिसर्च हुई है, चाइना में रिसर्च हुई है, यूरोप में रिसर्च हुई है, जिसमें उन्होंने देखा है कि अगर ये कोई पाथवे है तो इसमें एक ये न्यूट्रासूटिकल, वो वर्ड यूज़ करते हैं न्यूट्रासूटिकल, कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का ये कंपोनेंट इस पाथवे को इनहिबिट करता है, और ये रिसर्च अवेलेबल है। अब ये रिसर्च किस पे हुई, सेल लाइंस पे हुई, माइस स्टडी हुई, ह्यूमन ट्रायल्स कम है बट इस पर रिसर्च हो रही है। अब जब हमने रिसर्च देखनी शुरू करी तो हमें समझ आया कि अब जैसे आप बात कर रहे हो राफ पाथवे की, तो एक कैंसर का एक पाथवे है, उस पाथवे पे बॉसविलिया करके उसमें एक्वा करके कंपाउंड है, तो वो उस पर इनहिबिट करता है। जब हमने और उसको देखो तो बॉसविलिया के एक्वा, बॉसविलिया और किस में, शलक्की में।
शलकी हमारी आयुर्वेदिक कंपोनेंट है, राइट। जब आप एक VEGF पाथवे होता है जिससे अगर हुआ तो ब्लड वेसल फॉर्मेशन होगी और कैंसर जो है बॉडी सब जगह मेटास्टाइज करेगा, तो एक VEGF पाथवे होता है। जब आप उस VEGF पाथवे को देखते हो तो उसमें आप देखते हो कि हाँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त टारगेटेड मेडिसिन जिसको हम बेवासूजिमैब बोलते हैं, एक नई रामुचुरिमैब, ये सब डेवलप हुई। बट आप उसको और रिसर्च करने बैठोगे तो आपको दिखेगा अरे इसमें तो EGCG और इलाजिक एसिड ये भी उसको इनहिबिट करते हैं। अब EGCG किस में होता है? ग्रीन टी में होता है। हमने जब बहुत इम्यूनोथेरेपी और इस सब की बात करते हैं कि अब इम्यूनोथेरेपी क्या है? एक कैंसर सेल है, एक टी सेल है। टी सेल के ऊपर एक PD-1 रिसेप्टर है, कैंसर सेल एक PD-L1 रिसेप्टर है। तो जब ये दोनों रिसेप्टर आपस में जुड़ेंगे तो जो हमारा टी सेल है, जो हमारा इम्यून सेल है, वो हमारे कैंसर सेल को एलिमिनेट नहीं कर पाता। अब हम उसको इम्यूनोथेरेपी बोल रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी का काम है या तो मैंने PD-1 या PD-L1 रिसेप्टर को मैंने ब्लॉक कर दिया ताकि मेरा टी सेल जो है वो कैंसर सेल को खत्म कर दे। अब immunotherapy comes at an expense. All of us know about it, and there are different type of drugs at different which has been researched in different cancers, और obviously फिर research और ROI ये सब। 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ बीजिंग ने एक स्टडी पब्लिश करी है। मॉलिकुलर ऑन्कोलॉजी का एक MODI एक जर्नल है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट उस जर्नल में पब्लिश है, मैंने पढ़ी भी है। उसमें वो बोलता है कि जो बर्बरीन है वो भी PD-L1 रिसेप्टर को इनहिबिट करती है, और बर्बरीन इज एन एक्टिव कंपाउंड ऑफ दारू हल्दी। अब हमारे देश में करोड़ों लोग हैं जो कैंसर में इस टाइम पे पीड़ित हैं, दे आर सफरिंग। और हम हमारी गवर्नमेंट बहुत एफर्ट डाल रही है। मैंने खुद AIIMS से ट्रेनिंग किया, मैंने देखा है कि किस तरह से हम एफर्ट डालते हैं और हम चाह के भी सबको नहीं ठीक कर पाते हैं। और हमारे पास क्या हम इतने रिसोर्सेज तो हम है नहीं ना कि हम सबको इम्यूनोथेरेपी दे पाए, बट हम सबको बर्बरीन तो दे सकते हैं ना। इस पे हमें और काम करना चाहिए। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत अच्छी चीज है आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो ये हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हमारे ऋषि मुनियों की इतने हजार सालों का कॉन्सेप्ट है, रिसर्च है। हमें ठीक है, मैं कभी नहीं बोल रहा कि हमें टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी को डिस्कार्ड करना चाहिए जो इतना मतलब दिस इज अ वर्ल्ड ओवर कॉन्सेप्ट, और उसको यूज करना चाहिए। बट हमें साथ में बर्बरीन पे काम करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, इंडिया में कई यूनिवर्सिटीज़ में कई लोग हैं जो इस पे काम कर रहे होंगे, बट ये रिसर्च कभी सामने नहीं आती। हमें इस रिसर्च को फॉर्मलाइज करना चाहिए। हमें अल्टीमेटली, और वी आर दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, जो आयुर्वेद पे काम करता है, जो अपने किचन में मिलने वाले सारे नुस्खे, चाहे वो हल्दी हो, अजवाइन हो, या गरम मसाले जो यूज़ किए जाते रहे हैं, उन मसालों की बात करते हैं जी। तो यहाँ पे क्या है कि प्रिसीजन मेडिसिन डेवलप हुई। उस प्रिसीजन मेडिसिन में हमने ये देखना शुरू किया, अब प्रिसीजन मेडिसिन जो डेवलप हो रही है वो उसके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक US बेस्ड डेवलप हो रही है, एक यूरोप बेस्ड डेवलप हो रही है। उसमें अभी हम बात कर रहे हैं कि अब हम ब्लड सैंपल से कैंसर को डिटेक्ट कर लेंगे या कैंसर को स्क्रीन कर लेंगे। अभी हम स्क्रीन पे नहीं पहुंचे, हम डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन पे आ गए। इंडिया की कुछ लैब्स कर रही हैं, बट अभी मेजरली हम ये सब यूरोप या US भेजते हैं, उसका एक एक्सपेंस है, बट है। ब्लड सैंपल से हम कैंसर का DNA या हम कैंसर का सेल वो आइसोलेट कर लेते हैं। अब स्टेज 4 पेशेंट है, किसी का बोन में ट्यूमर है, किसी का लंग में है, सांस नहीं ले पा रहा है, उसका मैं बोन बायोप्सी कराऊँ, ये कराऊँ, तो वहाँ से नहीं हम ब्लड सैंपल से कर लेते हैं, पेशेंट भी आराम रहेगा। फिर उसकी US में क्या हो रहा है कि हम उसका ctDNA, cfDNA ये सब देख रहे हैं, जो मेजर लैब्स हैं US की। यूरोपियन जो लैब्स हैं, कुछ लैब्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैंसर सेल जो स्टेम सेल है वो आइसोलेट करना शुरू करा। और ये सेम टेक्नोलॉजी जिस पे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट असेसमेंट करते हैं,
और उन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, इन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। इंडिया में कुछ लैब्स ये भी दोनों करती है, ये भी करती हैं, एंड दे आर ऑल्सो ग्रोइंग। अब जब आपने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी तो हमने उस टेक्नोलॉजी से कैंसर सेल को पकड़ा, कैंसर सेल को 3D सेल कल्चर करके ट्यूमरॉइड बना लिया। ट्यूमरॉइड मतलब मैंने कैंसर को लैब में ग्रो कर लिया। और मेरे को एक फ़ख्र के साथ मैं बोलता हूँ कि हमारे IITs पे ये काम कर रहे हैं। वो ट्यूमरॉइड्स पे रिसर्च कर रहे हैं। कौन कर रहा है वो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, बट कर रहे हैं लोग। ट्यूमरॉइड मैंने बना लिया तो मैंने कैंसर और माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर लिया यहाँ पे। मैंने फिर उसके अंदर पहले कीमो भी डाल लिया, वो देख लिया कि उससे इनहिबिशन हुआ कि नहीं हुआ। मैंने इम्यूनोथेरेपी भी डाल ली, मैंने टारगेटेड भी डाल ली। फिर जब हमने यूरोप से, खासकर जर्मनी से रिपोर्ट्स देखनी शुरू करी, उसमें हमने देखना शुरू किया कि ये तो करकुमिन को भी टेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, करक्यूमिन जो है वो हल्दी में पाया जाता है, हल्दी का एक्टिव कंपाउंड। ये क्वर्सेटिन, जेनिस्टीन, जो हम बात कर रहे हैं जामुन की, बर्बरिन, तो ये ऐसे ट्रेडिशनल मेडिसिन को टेस्ट नहीं कर रहे कि हम ये बोलेंगे कि ये जैसे शलकी को टेस्ट नहीं करेंगे, ये एक्बा को टेस्ट करेंगे। ये क्वर्सेटिन को टेस्ट करेंगे, जामुन को टेस्ट नहीं करेंगे। ये उस पर टेस्ट करके दिखा रहे हैं कि उसमें इनहिबिशन हो रही है। और ये हमने नहीं बोला उनको कि वो करें आप, उनकी रिपोर्ट्स में हमने देखना शुरू किया कि यार ये लोग तो खुद से कर रहे हैं। मतलब वो लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि इसमें कुछ है। और अगर मतलब वो लोग बिलीव करते हैं तो हम लोग, मतलब हम किस चीज की वेट कर रहे हैं? हमें क्यों किसी की कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए कि नहीं हम इसमें बिलीव करें कि नहीं है? इसमें डेफिनेटली फिर देयर इज लॉट ऑफ सब्सटेंस इनटू इट। मैंने वहाँ पे जो टॉप नोस्ट साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, लैब्स के हेड हैं, फिर मैंने उनसे बात भी करी। ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये आई थिंक हमें इंडिया में इस पर बहुत काम करना चाहिए और हम ही लोग इसमें बेस्ट काम कर सकते हैं। अगर हम एक पेशेंट को कीमो देते हैं या तो किसी पेशेंट को रिस्पॉन्स आएगा और किसी पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ऐसा क्यों है कि कोई पेशेंट तो चाहे स्टेज 3 स्टेज 4 पे हो गया, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, कैंसर गायब हो जाएगा। और कोई पेशेंट है जो अर्ली स्टेज पे भी होगा, हम कीमो दे रहे हैं बट उसकी डिजीज प्रोग्रेस करने लग जाएगी और हमारे पास इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर ये निकलता है कि इसमें देयर आर सर्टन जो जीन्स हैं, रेजिस्टेंस जीन्स बोलते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस की। और ये जो मैं MDR, MRP, ये पाथवेज हैं। इसको ABCG2 पंप इनहिबिटर्स और ये सब बोला जाता है। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि कीमो अंदर जाएगी, वो कीमो को बाहर फेंक देंगे, या कीमो अंदर गई तो कीमो के अराउंड इतना एसिडिक एनवायरनमेंट डेवलप हो जाएगा कि कीमो काम ही नहीं करेगी। अब इन जीन्स को अगर मुझे नीचे करना है, जैसे मुझे MDR, MRP को नीचे करना है, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास अभी जो मेरी प्रेजेंट मॉडर्न मेडिसिन है उसमें अभी मेरे पास कोई फुल प्रूफ वो है नहीं। मैं उसमें भी ऑफ लेवल, उसमें मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं आइवरमेक्टिन यूज़ कर रहा हूँ, जो हमने कोविड में यूज़ करी। उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फिर हमने उसमें देखना शुरू किया कि कुरकुमिन, EGCG, क्वर्सेटिन, ये सारी जितने भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक्टिव, ये इन जीन्स को इनहिबिट करते हैं। तो अब आपको, हमें ये समझ आने लगा कि अगर मैं किसी को कीमो दे रहा हूं तो मुझे इनको यूज करना चाहिए ताकि मेरी कीमो इफेक्टिव हो जाए। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, या ये तो जो प्रूवन रिसर्चेस हैं उसमें लिखा हुआ है कि आप MDR, MRP को आइवरमेक्टिन, क्वर्सेटिन, करकुमिन से। रिसर्च तो छोड़ो, मैंने यही चीज़ ChatGPT से पूछी, ChatGPT आंसर दे रहा है इसका। वो कह रहे हाँ बिल्कुल करो, आप इसको इसमें यूज़ करो, इसमें ये डाउन रेगुलेट करता है। ChatGPT को पायलट उसमें आप उससे पता है, लेकिन उसको पता है, जी, वो दे रहा है इसका आंसर। अगर ग्रोक से पूछूंगा तो वो क्या बोलेगा, वो मुझे भी नहीं पता, बट ये भी चेक कर लेंगे अभी हम लोग। बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये उसमें आया। अब इसमें एक इशू है,
हम्म, इसमें इशू ये है कि जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये प्रो ऑक्सीडेंट रेडिकल्स पे काम करती है कि इसको फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स चाहिए जिससे वो कैंसर सेल, ये साइडल ट्रीटमेंट है। साइडल ट्रीटमेंट का मतलब है कि मैंने कैंसर को मारना है। मैं मारूंगा कैसे? मैंने कीमो दिया, मैंने सर्जरी से काट दिया, मैंने रेडिएशन से जला दिया, उसके लिए उसको ऑक्सीजन रेडिकल्स चाहिए होते हैं। और जितनी हमारी मेजॉरिटी, मैं ये सारी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, कुरकुमिन, क्वेरसेटिन, ईजीसीजी, दीज आर मेजरली एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये क्या करती हैं? ये रेजिस्टेंस को तोड़ती हैं। तो हमें जब इनको कंबाइन करना है तो हमें, तो इसमें अब देखो सारे तो मेरे फ्रेंड्स, मैं एक सर्जन हूँ बट मेरे सारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, बट कुछ जो मेरे कोलीग्स हैं, हमने इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा मिलके समझा, थोड़ा उनसे भी बात करी, लोगों से बात करी, तो समझ आने लगा कि कीमो का एक हाफ लाइफ होता है, बीटा हाफ लाइफ होता है। उस बीटा हाफ लाइफ को आप कौन सी दवाई दे रहे हो उसको कैलकुलेट करो, बॉडी की लिमिनेशन देखो कि उसका लिवर से जा रहा है, किडनी से जा रहा है। जब उसकी हाफ लाइफ पूरी हो जाए तब आप ये ऐड करो, उसके साथ मत ऐड करो, क्योंकि उसके साथ ऐड करोगे तो फिर वो आपस में काम उल्टा करेंगी। बट इसके हाफ लाइफ को ख़त्म हो जाने दो, इसको यूज़ करो, तो आपकी जो नेक्स्ट साइकिल है उसका असर बढ़ जाएगा। मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ डॉक्टर साहब कि आप कह रहे हैं कि जो आप कीमो दे रहे हैं, तो क्या वो न्यूट्रा मेडिसिन्स जिसकी बात हो रही है जैसे, तो क्या वो नॉर्मल मेड जैसे घर में हल्दी है, हल्दी पाउडर, उसको डायरेक्ट यूज़ करना है या वो मेडिसिन के फॉर्मेट में होगा, हम उसे यूज़ देखिए, अभी करेंगे? तक जो मेरा पर्सनल जो हमारा एक्सपीरियंस है, आप जो हाँ ट्रीटमेंट कर जी, रहे हैं हम उसकी जो बात। कर रहे हैं वो हमने किसी को भी मतलब अर्ली स्टेज पे नहीं करते हैं हम ये। हुँ, हमने ये यूज़ करना शुरू किया स्टेज 4 पेशेंट्स जो पहले ट्रीटमेंट ले लिया, अभी कैंसर वापस आ गया, कैंसर ठीक नहीं हो रहा, फिर हम उनका प्रिसिजन मेडिसिन टेस्ट कराते हैं। उस टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर हम जीन्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन-कौन सी जीन्स एक्सप्रेस्ड है। उस जीन्स में जो मेजर जीन्स हैं, उसको हम बोलते हैं कि आप सप्लीमेंट ले लो। हुँ, हुँ, अगर मुझे दिख रहा है कि ईजीएफआर एक जीन है, वो हाई है, उसमें कुरकुमिन का बहुत अच्छा रोल है, तो मैं बोलूँगा आप कुरकुमिन एज़ अ सप्लीमेंट, और अवेलेबल है हमारे, मतलब बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ भी सप्लीमेंट बनाती हैं, यूएस भी बनाती हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। आप एज़ अ सप्लीमेंट फॉर्म ले लो, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि अच्छा, जो सेल लाइन रिसर्च हुई है उसने बोला है कि 2 टू 4 ग्राम ऑफ कुरकुमिन विल इनहिबिट द एंटी ईजीएफआर पाथवे। अब 2 टू 4 ग्राम ऑफ करक्यूमिन जो है वो इस सप्लीमेंट में आप ऐसा सप्लीमेंट ले लो। फिर जो, अगर किसी का जो बाकी जीन है, जैसे किसी का अब रास-राफ ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे एग्बा का सप्लीमेंट ले लो। अगर वेजेफ ज़्यादा है तो हम बोलेंगे ईजीसीजी का सप्लीमेंट ले लो। अब अगर वो वेजेफ पे हाई है तो मैं ये बोलूँगा कि आप ईजीसीजी का सप्लीमेंट ले लो, कुरकुमिन आप अपनी अपनी नॉर्मल कुरकुमिन जैसे आप लेते जैसे हो, घर में आप घर में सब्जी में आप खा हल्दी रहे लेते हैं हो वो वो। ले लो। और अगर किसी का लग रहा है कि ईजीएफआर ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि आप कुरकुमिन का सप्लीमेंट ले लो, ईजीसीजी जो है आप नॉर्मल ग्रीन टी पी लो। हुँ, हुँ, अगर आप दोनों कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट ऑब्वियसली कितने सप्लीमेंट्स आदमी लेंगे और उसका भी एक कॉस्ट होता है। हुँ, 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 तो अभी तक जो हमने समझ आया कि हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, हुँ, हुँ, उस आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हुँ, फिर हम एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। हुँ, उस प्रोटोकॉल में सो आई एम बेसिकली सर्जन इन मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी। मैंने अभी जर्मनी से जो ये सारा जो उनके साथ मैंने काम किया, उनकी रिसर्च समझी, तो उन्होंने मुझे सर्टिफाई भी किया कि हाँ, आप मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी समझते हैं। तो मैंने अपने जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी के जो मेरे कीमो वाले फ्रेंड्स हैं, उनके साथ फिर हम समझते हैं कि आप कौन सी कीमो दोगे। फिर जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स आयुर्वेदा वाले हैं, या उनसे हम समझते हैं कि ये फिर हम उनसे हम बताते हैं कि ये जीन्स है, इसके हुँ, अगेंस्ट ये वाली हम दे सकते हैं। हुँ, तो फिर ये लोग और ये लोग आपस में बात करते हैं, फिर एक प्रोटोकॉल बनता है, जिसमें जो मॉडर्न मेडिसिन वाले भी बैठे हैं और ट्रेडिशनल वाले भी बैठे हैं, और दोनों मिलके एक प्रोटोकॉल बनाते हैं जो पेशेंट के लिए मोस्ट इफेक्टिव है, जिससे कैंसर का इफेक्ट ट्रीटमेंट। अब ऑब्वियसली मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई बहुत डेटा है, मैं एक चीज़ बोलूँ कि मैंने पिछले 1.5-2 साल से हमने इस कॉन्सेप्ट को लाने की शुरू की है। डेटा ऐसा है कि अभी जो मेरा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, एक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है जिसको हम पहले कीमो देते हैं और फिर सर्जरी करते हैं। और उसमें हम ये देखते हैं कि जब मैंने ऑपरेशन किया तो कैंसर मुझे मिला कि नहीं मिला। हुँ, हुँ, ये, और पिछले 1 डेढ़ साल से जब से हमने इस प्रैक्टिस को अपनाया है, तो जो नॉर्मल डेटा है वो अगर बोलता है कि मेरे 10 में से 5 लोगों को सीआर मिलेगा,
मैंने ये देखना शुरू किया है कि अब मेरे 10 में से 8 या 9 लोगों को सीआर मिल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम फूल प्रूफ हैं कि हम 100% अचीव कर गए, बट हमारा सक्सेस रेट डेफिनेटली बढ़ना शुरू हुआ है। हमारे पेशेंट्स को एक चीज़ और मैंने देखनी शुरू करी कि जो अ, होता है ना कि टीएलसी काउंट बहुत गिर गया, फिर हम उनको स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स दे रहे हैं, तो टीएलसी काउंट गिरने का जो रेट है वो थोड़ा कम हो गया। उनको जो कीमो का डर होता है, ये कीमो से पता नहीं क्या हो जाएगा, और साइड इफेक्ट्स होते भी थे। बाल उड़ जाते हैं, लोगों को अनइजीनेस बहुत अनईजी लगता ज़्यादा है, होता है, उल्टी होती है, उल्टी खाया होती नहीं है। जाता, नेल खराब हो जाते हैं, दर्द जी, होता है जी, पैरों में। जी। तो वो सब का रेट थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। हुँ, अभी हमने पीछे, मैं पढ़ भी रहा था कि, और मैं वेट भी कर रहा हूँ उस चीज़ की, कि हमारे टीएमएच में दे हैव डेवलप्ड अ मेडिसिन जिसमें दे आर लुकिंग एट रेस्वेरेट्रोल। रेस्वेरेट्रोल इज अ कंपाउंड व्हिच इज फाउंड इन बेरीज। हुँ, उसका एक कॉपर की कॉम्बिनेशन में, मुझे एग्जैक्टली, बट रेस्वेरेट्रोल इज द मेन कंपाउंड जो वो खुद बोल रहे हैं कि वो रिकरेंस प्रिवेंशन के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि वो स्टेम सेल पे काम करते हैं। यही एग्जैक्टली रिसर्च भी है। जो बेरी का कॉन्सेप्ट है कि बेरीज आप लो और वो लो, बेरी या इवन रेड वाइन की बात करते हैं हम, तो उसमें रेस्वेरेट्रोल है। रेस्वेरेट्रोल एक जो न्यूट्रास्यूटिकल है, वो एच टर्ट करके एक जेनेटिक पाथवे है। एच टर्ट जो जेनेटिक पाथवे है वो हमारा स्टेम सेल का पाथवे, मतलब अगर मैंने कैंसर निकाल दिया तो उसमें जो स्टेम सेल रह जाएगा, जो वापस से रिकरेंस करेगा, तो उस पाथवे को इनहिबिट कर देता है, और इससे हमारा रिकरेंस रेट कम हो जाता है। और इसके ऊपर टाटा ने इतना काम किया, और वो मैंने सुना था कि वो एक टैबलेट शुरू कर रहे हैं जो शायद कॉस्ट 100 रुपीज़ की होगी। हुँ, हुँ, तो जब तक वो नहीं आती है तो आप हुँ। डेफिनेटली आप बेरीज ले सकते हैं, मतलब इसमें कोई तो मेरा एक सवाल है इन सब के बीच में कि क्या जो हम लोग मतलब इंडियंस तो अमूमन जैसे जामुन का सीज़न अब आ रहा है, तो जामुन के सीज़न में हम लोग भर-भर के जामुन खाते हैं। तो क्या ये पूरे साल के लिए इफ़ेक्टिव होगा? हल्दी हमारे हर खाने में, चाहे वो दाल बन रही हो या सब्ज़ी बन रही हो, तो वो उसमें हम लोग यूज़ करते ही करते हैं। तो क्या वो जैसे नमक के लिए कहा जाता है कि इतने परसेंट नमक में इतना सोडियम होना ज़रूरी है, या आयोडीन जितना हमें चाहिए वो नमक में उतना होता है कि हम जितना खाते हैं खाने में, वो हमारे ग्वाइटर को रोकने के लिए काफ़ी होता है। क्या आने वाला समय, या आप जो भी ये टारगेटेड ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर के लिए, उसमें ये जो हम लोग घर में रेगुलर खा रहे हैं, क्या ये काफ़ी होगा, या हमें अलग से मेडिकेशन के लिए वो अलग क्वांटिटी लेनी होगी, या नॉर्मल जो फ्रूट्स खा रहे हैं, क्या वो भी फ़ायदेमंद होंगे? देखिए, अगर एक नॉर्मल आदमी है, मैं खुद की बात करूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं खुद हल्दी का सप्लीमेंट लूँगा। मैं डेफिनेटली हल्दी को अपनी डाइट में इंक्लूड करूँगा। सप्लीमेंट्स जो है ये बहुत हाई डोजेस पे है ये सारी चीज़ें। अच्छा। जब हम हाई डोज की बात कर रहे हैं, जैसे हाई डोज मैंने कुरकुमिन ली, तो वो लिवर पे मेटाबोलाइज़ होगा, लिवर पे स्ट्रेस भी डालेगा। और बहुत सारे ऐसी जो हाई डोजेज़ पे मेडिसिन्स जाती हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं ली जाती हैं। उसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हमें पता नहीं है। हुँ, हुँ। तो नॉर्मल चीज़, नॉर्मल पेशेंट को सप्लीमेंट्स एज़ सच कैंसर प्रिवेंशन के लिए नहीं लेने हैं। ये तो हम सिर्फ़ स्पेसिफिक जीन मैपिंग फॉर कैंसर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। ओके। नॉर्मल पेशेंट को देखिए, आप खुद सोचो, अभी एक वो मैंने भी वो न्यूज़ देखी थी, वो पढ़ा भी था कि देयर इज़ अ बाबा जी जो 127 ईयर्स के हो गए हैं और ही इज़ फिट, और उन्होंने शुगर और ये सब नहीं लिया है, और वो वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा ही लेते हैं। तो ये सही बात है। तो हमें हमारा जो देखिए, जो हमारे भारत का कल्चर है, जो हम डाइट, अब हम सात्विक, हुँ, वीगन इस हुँ, टाइप की हम बात करते हैं, तो ये सही चीज़ है, हुँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। तभी आप देखो ना कि हमारे जो पुराने लोग हैं, जब वो तो उनका लाइफ स्पैन कहते हैं बहुत ज़्यादा है, तभी तो हम बात करते हैं कि कई लोग इतने हज़ारों साल से हैं। हुँ। और आप देखो कि हमारे स्पेसिफिक, जैसे मैंने पढ़ा वैली ऑफ फ्लावर्स, ये सब जहाँ पे एक्सोटिक प्लांट्स हैं, जो तो ये पूरी चीज़ पे अभी हमारी नॉलेज ना बहुत कम है। हमें इस पे डेवलप करना चाहिए, और हमको अपनी चीज़ खुद डेवलप, हमें ये सारी ट्रीटमेंट, मैं ये चीज़ पता नहीं, मेरे को ये चीज़ दिल से मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने यूरोपियन रिपोर्ट्स में देखा है
चाइना इस पे इतना काम कर रहा है और हम इस डिबेट से अब बाहर आ रहे हैं कि मैं एलोपैथ हूँ, मैं ट्रेडिशनल मेडिसिन वाला हूँ, मेरे को मेरा पेशेंट ठीक करना है। उस पेशेंट को कैंसर हो गया, उसकी जान बचानी है। जान बचाने के लिए जो बेस्ट चीज़ है अवेलेबल वो मुझे अपने पेशेंट को देनी चाहिए। यही एज ए डॉक्टर मेरा धर्म है। उसके लिए अगर मेरे को ऑपरेशन मैं स्टेज 4 पे ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अर्ली स्टेज पे सर्जरी कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मुझे सर्जरी करनी चाहिए जब रिक्वायर्ड है, मुझे कीमो करनी चाहिए जब रिक्वायर्ड है, पर जब मुझे ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए तो मुझे वो भी करनी चाहिए। और अगर मेरे पेशेंट को उससे भला होता है और उसका कैंसर रुकता है तो मुझे उसको यूज़ करना चाहिए, उसको खुले हाथों से एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये इंडियन मेडिसिन है, इंडियन साइंस है और हमको इसको डेवलप करना चाहिए, ना कि यूरोपियन रिपोर्ट पे मुझे ये देख के मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो लोग हमसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करके टेस्ट कर रहे हैं और हम आज भी इसी डिबेट में बैठे हैं। इसमें कोई डिबेट नहीं है कि आयुर्वेदा में दम नहीं है। आयुर्वेदा में बहुत दम है। हमारे पास आयुर्वेदा इज वेद। और मतलब क्या एक भारतीय होते हुए मुझे इस चीज पे कभी कोई क्वेश्चन भी करना चाहिए कि वेद में दम नहीं है? वेद में तो दम है ही है। वो तो हमारी हजारों सालों से चला आ रहा है, हमारी ना समझी है कि हम उसे नहीं समझ पाए कभी। तो हमको उसको मॉडर्न साइंटिफिक तरीकों से उस पर काम करना चाहिए, उसको और डेवलप करना चाहिए और दुनिया को प्रेजेंट करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मेरे हमने आप अश्वगंधा जब कोविड के लिए आ रही थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी इन IIT दिल्ली, ये गूगल पे मैंने पढ़ा था, उन्होंने रिसर्च किया जिसमें उन्होंने ये देखा कि अश्वगंधा जो है, जो कोविड-19 का RNA पॉलीमरेज एंजाइम है, उसको इनहिबिट करती है। गिलोय ने भी काफी नहीं, अश्वगंधा के लिए साइंटिफिक कि जिस एंजाइम से कोविड वायरस रेप्लिकेट होगा, उस एंजाइम को कौन इनहिबिट कर रहा है? अश्वगंधा। तो अब प्रॉब्लम क्या है? कहाँ पे हम इसको व्हाट इट मीन्स टू डेवलप एज अ मॉडर्न साइंस, कि अश्वगंधा को, अब वो एक लैब रिसर्च है, अश्वगंधा को कितनी क्वांटिटी पे हमें लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या वो उसका कैप्सूल बनना चाहिए, क्या उसका टैबलेट बनना चाहिए, क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, क्या कब वो उसके इस कॉन्सेंट्रेशन पे हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएगी जिस पे वो इस कोविड-19 इसकी आने को एक्चुअल। तो यही फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 रिसर्चेज हैं। हमें इसको ऐसे ही डेवलप करके दुनिया के सामने पेश करना चाहिए ताकि इनको भी आप सोचो कि रेमडेसिविर तो एबोला वायरस पे रिसर्च थी, वो तो कोविड-19 पे रिसर्च, उसका मुझे भी नहीं बताया कि नहीं है, मतलब ये मत बोला कि मुझे पता नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता था उसका एक्चुअल रिसर्च कोविड-19 पे था कि नहीं था। बट अश्वगंधा का तो एक्चुअल रिसर्च है ना कोविड-19 पे, बट हमने तो नहीं माना उसको, हमने उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, देनी चाहिए थी और मैंने दी है। और मैं कह रहा हूँ कि हमें उस पर और दम से काम करना चाहिए, इस साइंस को और डेवलप करना चाहिए। इससे देखो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम ये इतना अच्छा चीज़ है जिसके ऊपर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कितना कम हो जाएगा। मेरे को सपोजिटली एक्स अमाउंट ऑफ कीमो देनी है एक इफेक्ट को अचीव करने के लिए, कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं ना मेरे उस पर। अगर मैं उस इफेक्ट को अचीव करने के लिए अगर मेरी ट्रेडिशनल मेडिसिन कंबाइन हो जाती है और मैं उस पॉइंट को जल्दी एक्वायर कर लेता हूँ, कम रिसोर्सेज लगाए, हम होली में हमारे भांग कहते हैं इसे, भांग हमारे कितने साल से साधु और सब लोग यूज कर रहे हैं, बिंदास खाते हैं अभी भी। कैनाबिस की
रिसर्चेज हैं कैनाबिस पे, 2 रिसर्चेज हैं, मतलब 2 उसके इफेक्ट है। एक कैंसर सेल पे वो काम करता है, दूसरा कैंसर कीमो पे जो उल्टी होती है या उससे जो दर्द होता है वो कम करता है। अगर अब उसको उसमें कंपाउंड्स हैं जो एडिक्टिव कंपाउंड्स भी हैं जो है, अब उसको जो एक्चुअल उसको प्यूरिफाई करो, प्यूरिफाई करके उसका वो अमाउंट ढूंढो जो नॉन एडिक्टिव है और जिसके साइड इफेक्ट हमें पता है। अगर हम उसको यूज़ कर लें और मेरे पेशेंट को उल्टी कम हो, उसको दर्द कम हो, आप देंगे तो क्यों नहीं देना चाहिए हमें इस पे? क्यों हम, और ये चीज़ अभी ये चीज़ मैं कहाँ से बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि अभी लास्ट ईयर मैं अमेरिका गया था, उस पे वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आए वहाँ पे जो जिनको फंक्शनल मेडिसिन बोलते हैं, वो लोग कैनबिस यूज़ कर रहे हैं। और वही कंपाउंड अगर मैं यूएस से इम्पोर्ट करूँगा कितना एक्सपेंसिव पड़ता है, एंड हमारे यहाँ जंगलों में यूं ही मिलता है। यूँ ही मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि कैंसर के जो जीन है उसकी तरह हर्बल रिस्पॉन्स जीन जो है वो भी कुछ ऐसे आ सकते हैं जो पौधों पर बेहतर प्रतिक्रिया देते होंगे और वो इंसानों पे ज़्यादा काम करेंगे? मैं समझा नहीं कैसे। मतलब अगर हर्बल रिस्पॉन्स जीन जैसा कोई चीज़ आपको हर्बल रिस्पॉन्स जीन नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है कि कैंसर एक म्यूटेशन है, उस म्यूटेशन को टारगेट करने के लिए हम टारगेटेड थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, और उस म्यूटेशन को टारगेट करने के लिए हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है, जो टारगेटेड मेडिसिन एक डेवलप की जाती है मेडिसिन, अगर मेरा एक सपोजिटली ये जेनेटिक म्यूटेशन है, उसका ये पाथवे मुझे ब्लॉक करना है, तो मेरी टारगेटेड जो मेडिसिन जाएगी वो एक कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है ये इंजेक्शन दूंगा, ये टैबलेट दूंगा, वो जाएगी और उसको ब्लॉक कर देगी। और उसके साथ वो उस तरह के जैसे पाथवे जो नॉर्मल सेल में भी है, अब जो PIK3 पाथवे है वो नॉर्मल सेल को भी चाहिए, बट वो सब जगह ब्लॉक कर देगी, इसकी वजह से उसके इफेक्ट भी होंगे और साइड इफेक्ट भी होंगे। जब नेचुरल चीज़ आती है तो नेचुरल चीज़ उतना टाइटली बाइंड नहीं करती है। अब जो कुरकुमिन है वो थोड़ा सा EGFR को ब्लॉक करेगी, थोड़ा सा EGFR को ज़्यादा करेगी, VEGF को थोड़ा कम करेगी, बट वो उतनी टारगेटेड की तरह नहीं जाएगी बिल्कुल ही ब्लॉक कर दे, वो थोड़ा सा इसको थोड़ा। तो फिर प्रोसेस तो धीमा हो जाएगा ना डॉक्टर साहब। इसीलिए उसको रिकरेंस प्रिवेंशन के लिए यूज़ करना है ना, इसीलिए उसको ये ऑल्टरनेटिव नहीं है कन्वेंशनल मेडिसिन के, इसीलिए इनको और डेवलप करना है ताकि उतनी तेजी से असर कर सकें, कि उनका मीडियम बढ़ाना पड़ेगा, उनका वेक्टर बढ़ाना पड़ेगा। अब वेक्टर इन द सेंस कि कुरकुमिन जो है नॉर्मली एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होती है। हमारे जामिया में एक रिसर्च हुई, उन्होंने एक डेवलप किया जिसमें उन्होंने उसका एक नैनो फॉर्मुलेशन बनाया, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आप इस फॉर्मुलेशन से, और वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कि आप इस फॉर्मुलेशन से लोगे तो अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। अब कोई बहुत महंगा भी नहीं है, हम बोलते हैं पेशेंट्स को जिनका EGFR पाथवे है, जिनको हम टारगेटेड दे रहे हैं, हम बोलते हैं साथ में अब ये ले लो। अब ऑब्वियसली आई हैव टू, देयर लॉट ऑफ रिसर्च व्हेन आई हैव टू से दैट दिस वर्क्स बेटर एंड देयर इज अ लेवल 1 एविडेंस टू से कि हाँ ये ऐसा डिफरेंस है। उसके लिए कई हज़ार पेशेंट्स का रिसर्च लगेगा, उतनी कैपेसिटी मेरी नहीं है, वो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट फंडेड रिसर्चेज होंगी, बट हाँ ये होना चाहिए। आपने तो जितना मुझे पता चला कि आपने कई 4th स्टेज पेशेंट्स को ठीक किया है। किसी को कैंसर था, किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, किसी को ओवरी कैंसर था, किसी को ओरल कैंसर था। मैंने नहीं ठीक किया, रब ने ठीक है। मतलब आप हमें जरिया था। हाँ, जरिया थे, और धरती का भगवान तो आप ही को कहा जाता है, मतलब डॉक्टर्स को ही कहा जाता है। ये 4th स्टेज, लेकिन मैंने जो देखा वो मैक्सिमम आपके फॉरेनर्स थे। तो क्या आप ये मैं कह सकती हूँ कि विदेश से जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन्स पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, या उन्होंने बहुत पढ़ाई कर ली है, वो ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं इन पे? अब ये भी चीज़ है ना, अब यही सोचो कि हमारे पास पेशेंट मैंने बुलाए नहीं, वो खुद आए कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमने सुना आप ये करते हो, हम ये चाहते हैं। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं बाहर से, वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप हमको मेरे को ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ करनी है, आप प्लीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ मेरे को कन्वेंशनल भी करना है और मेरे को ट्रेडिशनल भी करना है। मेरे को ये अप्रोच फॉलो करनी है जो मेरे को अपनी कंट्री में नहीं मिलेगा, वो आप मुझे आपकी कंट्री में मिलेगा, और इसलिए मैं यहाँ आके अपना इलाज कराना चाहते हो। यही एक बहुत बड़ी बात है
यही तो एक बात है कि हम आज की डेट में अगर हम डिफेंस इंडस्ट्री के हब बन सकते हैं तो हम मेडिकल इंडस्ट्री के भी हब बन सकते हैं। और ये लोग जो विदेशी लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो इस चीज़ को बिलीव करते हैं। सिमिलरली हम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन ऑल्सो एक्सेप्टेड। हम देर इज अ नॉन कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड आर ब्रदर्स इन द आयुर्वेदा दैट वी डोंट टॉक टू ईच अदर एंड दैट इज द डिले। आप किसी पेशेंट से पूछो कि क्या वो आयुर्वेदा नहीं कराना चाहता, वो 100% कराना चाहेंगे, क्योंकि वो हर कोई एलोपैथ के साइड इफेक्ट से बचता है और एक्सपेंसिव भी है। वो पूछते हैं बट हम बात ही नहीं करते उनसे। फिर क्या होता है कि वो हमसे पूछेंगे, हम बोलेंगे हमें तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में और मैं नहीं चाहूँगा ऐसा कुछ करो, पता नहीं क्या हो जाएगा। उधर वाले बोलते हैं कि वो हम तो बेसिकली हम लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन की वजह से अपने पेशेंट का नुकसान कर रहे हैं ना। हम आपस में बात करें, हम कभी इस चीज़ मतलब यही चीज़ यूरोप में रिसर्च करके उन्होंने इसको इंक्लूड किया अपनी ट्यूमर वायबिलिटी एसे में कि हम चेक करेंगे कीमो के साथ कि ट्रेडिशनल मेडिसिन भी काम करती है कि नहीं, और हम देखेंगे कि कौन सी बेटर है। द पीपल आउटसाइड दे आर लुकिंग एट अस टू ऑफर ट्रीटमेंट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और the only thing is that we just have to develop it and we should develop it. and क्या कोई हमको रोक रहा है ऐसा स्टॉप करने? कोई नहीं स्टॉप करना चाहता। और मैं मेरे हिसाब से तो मतलब जो मैंने समझा है और जो मैं अभी हमारे जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, इवन हमारे गवर्नमेंट का माइंडसेट को, वो तो चाहते हैं कि ऐसा डेवलप हो ना। तो मैं क्या समझूं कि आने वाला जो समय है वो प्लांट बेस्ड जेनोमिक थेरेपी का हो सकता है? क्योंकि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होंगे देश में, और आपने खुद बताया कि आईआईटी रिसर्च कर रही है, आयुष का पूरा मंत्रालय बनाया गया है। मुझे जितना पता है कि ऋषिकेश का एम्स जो है वो तो ऊम पे भी रिसर्च कर रहे हैं, और शायद अब दिल्ली एम्स में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। आयुष का इंटीग्रेशन है, है ना? और आयुष चलिए यहाँ है भी है और दोनों का इंटीग्रेशन भी है। तो इस तरह पे तो क्या आपको लग रहा है कि ये प्लांट बेस्ड जो जेनोमिक थेरेपी है वो आने वाले समय में होगी? और आपसे क्या कोई इतने सारे पेशेंट्स विदेश से आके आपसे ट्रीटमेंट करा के जा रहे हैं, क्या आपके पास अब सरकार की तरफ से कुछ आ रहा है कि भाई हमारे साथ मिलके भी काम करो? और देखिए हम बहुत ही मतलब हम एक इंडिविजुअल तो कॉन्सेप्ट आइडिया डेवलप कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और वी आर ओपन टू शेयर एनी ऑफ आवर नॉलेज। डेफिनेटली अभी वी आर अबाउट टू हैव अ मीटिंग जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वालों ने रीच किया है एंड दे आर हैप्पी कि हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, और उन्होंने बुलाया कि आप अपना नॉलेज शेयर करो और जैसे कर सकते हैं, और आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। अच्छा, एक सवाल और आया आपसे बात करते करते मेरे मन में कि क्या मैं ऐसा समझूं कि फ्यूचर में जो है फार्मेसी नहीं बल्कि फूड जेन थेरेपी के जरिए इलाज होना शुरू हो जाएगा, और हम लोग जो घर में हमारी डाइट, हमारे न्यू जनरेशन की डाइट तो बहुत ख़राब हो चुकी है कि वो चिप्स, कुरकुरे और बर्गर और इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। हमने जो बात कर रहे थे ना हम, आप वो कि क्या ग्लूकोज और शुगर वाला जो कॉन्सेप्ट है, शुगर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कि वो मिथ है, ऐसा नहीं है। हम पेट स्कैन कराते हैं ना, पेट स्कैन में हम क्या कर रहे होते हैं? हम ग्लूकोज लेते हैं, उसको रेडियो न्यूक्लियोटाइड से लेबल करते हैं, बॉडी में डालते हैं, फिर पेट सीटी खींचते हैं, फिर सीटी खींचते हैं बेसिकली। तो क्या उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जहाँ पे सेल मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है वहाँ पे ग्लूकोज जाएगा, रेडियो न्यूक्लियोटाइड चमकेगा, सीटी उसका 3 डायमेंशनल इमेज निकालेगा, तो हम पेट सीटी करेंगे। तो मान रहे हैं ना कि सेल मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, कैंसर डेफिनेटली फीड्स ऑन शुगर। अभी तो आप ये देखो कि तो मतलब ये कहते हैं कि चीनी हमें एकदम कम कर देनी करनी चाहिए। डायबिटीज के लिए ही नहीं, कैंसर के लिए भी चीनी को एकदम खत्म कर देना चाहिए। मैंने ये चीज़ क्यों बोली आपको कि आपने बात करी कि हमारी यंगर जनरेशन की जो डाइट है, बेसिकली जितना प्रोसेस्ड फूड है
जितना हाई कैलोरिक प्रोसेस्ड फूड है दैट इज हार्मफुल, जितना नॉन प्रोसेस्ड सात्विक आहार है उतना अच्छा। यही फैक्ट है। जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं ना मिलेट्स, रागी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने बचपन में तो वही खाया है। और अभी हम क्या कर रहे होते हैं ना, अभी तो हम पैकेट खोला और फट से और डाला और 2 मिनट में तैयार खाना। वो वाला कर रहे हैं ना हम। हाँ। तो मतलब देयर इज थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, राइट? दैट इज व्हाई ही इज एडवोकेटिंग कि वो क्यों कह रहे हैं। यही थॉट प्रोसेस है, और यही थॉट प्रोसेस कैंसर में भी है। कैंसर सेल को अगर आप शुगर की एक्सेस आसानी से दे दोगे, वो जल्दी से एनर्जी बनाएगा। और अगर उसको शुगर के, अब इसमें इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचने की बात है। कैंसर सेल को भी शुगर चाहिए, हमारे नॉर्मल सेल को भी शुगर चाहिए नॉर्मल फंक्शंस के लिए। हमारे इम्यून सिस्टम को शुगर चाहिए कैंसर सेल को एलिमिनेट करने के लिए। तो जो ये कॉन्सेप्ट है फास्टिंग का, डाइट का, ये एकदम अक्रॉस अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैंने ये चीज़ यूरोप में देखी है कि ये वो कैसे करते हैं। वो मेटाबॉलिज्म को स्टडी करते हैं, और अब वी आर इन दैट टाइम्स कि हम मेटाबॉलिज्म को स्टडी कर लेंगे। मेटाबॉलिज्म का स्टडी का मतलब है कि हम ये देख लेंगे कि ये कैंसर ग्लूकोज पे चल रहा है कि ये कैंसर ग्लूटामीन या फैट पे चल रहा है। जैसे ट्रिपल नेगेटिव कैंसर जो होता है ब्रेस्ट का, वो ज़्यादा ग्लूटामीन पे चलता है, ये रिसर्च है। हार्मोन पॉजिटिव ज़्यादा ग्लूकोज पे चलता है। नहीं, ये नहीं समझ, मतलब मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल मतलब हो रहा है। टेक्निकल इन सेंस के हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगले कुछ सालों में कि आपका कैंसर शुगर पे ही प्रेफर कर रहा है कि दूसरे पाथवेज को प्रेफर कर रहा है। अगर शुगर पे प्रेफरेंस ज़्यादा है तो चीनी एकदम कट कर तो देनी है आप अपने चीनी डाइट कट में से करोगे तो बिल्कुल। आपको फायदा मिलेगा। बट कब कट करनी है? आप जब आप कीमो पे हो, सर्जरी से रिकवर कर रहे हो या ऐसा कर रहे हो, तब नहीं कट करनी, क्योंकि तब तो आप वैसे ही नहीं खा रहे। जब आप ठीक हो गए हो, जब आप रिकरेंस को रोक रहे हो, डेफिनेटली उस टाइम पे आप इस चीज़ को यूज़ करो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम लोग चाय में चीनी या खान पान में या मीठे के रूप में हम लोग चीनी ले रहे हैं, अगर वो हम अभी से कम करके रखें तो हम बहुत सारी बीमारियों तो से आप तो बच वैसे ही सकते हैं। बचा लोगे ना, तो कैंसर होगा क्यों? तो डायबिटीज भी नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएंगी ना। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल, पोल्यूशन एंड सब्सटेंस अब्यूज एंड द मॉडर्न स्ट्रेस, ये 4 फैक्टर हैं क्रॉनिक डिजीजेस के, जिसमें किसी को लिवर डिजीज हो जाती है, किसी को हार्ट डिजीज हो जाती है, किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को कैंसर। कैंसर इज पिनेकल ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जब बेसिकली जब इंसुलिन, जब सेल ने इंसुलिन बना के एग्जॉस्ट हो गया तो डायबिटीज होगी। जब वो सेल खराब ही हो गया और उसको लगा भैया ये लोग तो मानेंगे नहीं, ये तो मैं इसी को खाऊंगा, तो फिर जब वो खराब हो गया तो कैंसर बन गया। कहीं और से इन्फेक्शन थोड़ी ना है, कोई वायरस थोड़ी ना आया मेरे शरीर के अंदर। लेकिन ये तो जेनेटिक्स भी होता है ना। अब जेनेटिक्स का क्या फंडा है? जेनेटिक्स में ये फंडा होता है कि अब जैसे 10 जेनेटिक्स के बारे में मैं अपने जो दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं बता दूं, परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही बीमारियों को जेनेटिक्स की बीमारी का दर्जा दिया जाता है। और ये कैंसर भी कहा जाता है कि अगर आपकी फैमिली में फर्स्ट किसी फैमिली मेंबर को है तो आपके होने का चांस किस ज़्यादा है। ज़्यादा हो जाता है। वही चीज़ डायबिटीज़ के लिए भी कही जाती है, बहुत सारी बीमारियों के लिए ये बातें कही जाती हैं। तो वो अगर हम चीनी, अगर हमारे मेरी फैमिली में मैं बात करूं, मदर की साइड कैंसर बहुत ज़्यादा है, फादर की साइड डायबिटीज़ है, सभी को है। दादी से शुरू होता है, पापा की तक जाता है, बड़े पापा को है, मतलब पूरी फैमिली में। वहीं मेरे मामा को कैंसर हो गया या मेरे दोनों मामा को कैंसर हो गया, और इस तरह से वो बढ़ता चला जा रहा है। मासी को भी हो गया। अब मैंने चीनी भी कम कर दी, मैं प्रोसेस्ड फूड भी नहीं खाती। मैं समझने के लिए बोल रही हूँ अपने दर्शकों को। तो क्या मैं, ठीक है मैं वॉक नहीं करती, लेकिन क्या मैं चीनी, मैदा या प्रोसेस्ड फूड नहीं खाती, तो क्या ये होने के चांसेस थोड़े बढ़ते जाएंगे या कम होते जाएंगे? और क्या एज का लेटर एज में होता चला जाएगा ये? नहीं, देयर कैंसर इज अ मल्टीफैक्टोरियल। मल्टीफैक्टोरियल मतलब कि एज इज अ फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री इज अ फैक्टर, सब्सटेंस अब्यूज इज अ फैक्टर। तो अगर आप एक फैक्टर को कम कर रहे हो तो गारंटी नहीं है कि आपको कैंसर नहीं होगा, बट डेफिनेटली चांसेस कम हो जाएंगे। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, ये डेफिनेटली फैक्ट है। जो जेनेटिक का कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक का भी कॉन्सेप्ट ये है कि जो बेसिकली हमने ये देखा है कि जो फैमिली टू फैमिली चलता है,
अब जो फैमिली टू फैमिली जो हम ब्राका वाली बात करते हैं, हेरिडिटरी ब्रेस्ट ओवेरियन, जो ब्रेस्ट कैंसर जो फैमिलियल होता है, उसमें हम बोलते हैं कि देयर इज 70% चांस कि आपको होगा। हम ये नहीं बोलते कि 100% होगा। उसमें उसका फंडा क्या है? उसका फंडा ये है कि जो हमारा ट्यूमर सप्रेसर मैकेनिज्म है, उसमें 2 जीन हैं, एक जीन खराब होगी। तो हमारा जो ट्यूमर सप्रेसर है, जिससे मैं अपने आप को, जैसे मैंने बहुत सारी शुगर खा ली, या मैंने बहुत सिगरेट पी, या मैंने अल्कोहल पिया, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में होता है कि मैंने स्ट्रेस लिया, ये सब। तो जो मेरा सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से म्यूटेशन होके कैंसर बनने का, रोकने का जो प्रोसेस है, वो वीक होता है। तो दैट इज़ व्हाई वो जीन बेसिकली प्रोटेक्टिव जीन है, जो वीक है, जिसकी वजह से एक फैमिली के अंदर जब वो जाती है, तो उस फैमिली में कैंसर बन जाता है, कैंसर होने का चांस बन जाता है। सो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे, तो हम उस कैंसर होने के चांस को डेफिनेटली कम करेंगे। लेकिन पोल्यूशन, अगर मान लीजिए कि बच्चों को हमने बचपन से ही सही डाइट दे रहे हैं या घर का खाना खिला रहे हैं, वो प्रोसेस्ड फूड से बहुत अलग हैं, तो क्या जीन एक्सप्रेशन इस तरह से तैयार हो सकता है कि कैंसर का रिस्क जीवन भर के लिए कम हो जाए? ये फ्यूचर की बात है। डॉक्टर साहब, क्या प्याज, लहसुन, हल्दी, दालचीनी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डीएनए के म्यूटेशन को स्लो करती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल करती हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा हमारे शरीर को? देखिए, नॉर्मली जो बंदा खा रहा है, वो तो अपनी हेल्थ के लिए खा रहा है। अगर कैंसर पेशेंट है, जैसे हम अभी तो जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है, उसका कॉन्सेप्ट यही है कि अंडरस्टैंड द जीन्स, अंडरस्टैंड द कैंसर, क्या पाथवेज हैं, जो इम्पोर्टेंट पाथवेज हैं उनको आप सप्लीमेंट से रोको, और जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो नॉन इम्पॉर्टेंट है, उसको आप इन सब से, अब जैसे प्याज और लहसुन की, हम प्याज की बात कर रहे हैं, तो प्याज में ऑब्वियसली जो ये क्वेर्सेटिन, रेस्वेट्रॉल टाइप, अब रेस्वेट्रॉल इन्फ्लेमेशन कम करता है, क्वेर्सेटिन ड्रग रेजिस्टेंस को रोक रहा है, ये सब। तो अगर मैं कीमो ले रहा हूँ, तो मैं उसका सप्लीमेंट ले लूँगा। अब जब मैं कैंसर मेरा ठीक हो गया, तब मैं अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कर लूँगा। तो मैं ये कह सकती हूँ क्या कि हमारी थाली ही हमारी जीन थेरेपी, ऐसा कुछ कहा जा सकता है, अगर हम इन सारी चीज़ों को अपने खाने में रोज शामिल करें तो? कैंसर को वापस आने से रोकने के लिए डेफिनेटली हमें यूज़ करना चाहिए, और हमें इसको और अच्छे से समझना चाहिए, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जैसे अभी जामुन का सीज़न आएगा, आम का सीज़न आने वाला है, लीची का सीज़न आने वाला है, और हर फल में कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल है जो हमारे बहुत सारी बीमारियों को रोकथाम करता है, ये कहा जा सकता है? हाँ जी, इसी की बात है। जब आप बात कर रहे हो प्रिसिजन मेडिसिन की, प्रिसिजन मेडिसिन यही कॉन्सेप्ट है कि आप अपने पाथवेज को समझो, और फिर आप उसके हिसाब से आप अपने डाइट को मॉडिफाई करो। जैसे अगर मेरे को अब जामुन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें फ्लेविनॉइड ज़्यादा है, तो मैं, और इवन मैंगो में भी एक कुछ कंपाउंड है जो कैंसर में, मैं आई डोंट रिमेंबर, अभी तो नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं पढ़ा ज़रूर है इसके ऊपर। तो वो जो पाथवे है, वो एक सर्टन सुपर फूड उसको इनहिबिट कर रहा है, या कॉम्बिनेशन में इनहिबिट कर रहा है। तो आप अपनी डाइट में वो फूड्स को प्रेफर कर लो। अगर मेरे को अपनी डाइट में फ्लेविनॉइड बढ़ाना है, तो मैं जामुन को प्रेफरेंस दे दूंगा लीची के ऊपर। सिमिलरली अगर मेरे को अपने डाइट में EGFR को, मेरा कैंसर जो है वो EGFR के थ्रू चल रहा था, तो अगर जब मैं कैंसर फ्री हूँ, या मैंने ट्रीटमेंट अब मेरा पूरा है, या जो ब्रेक पीरियड है, उसमें मैं अपनी डाइट में ऑब्वियसली अपनी कंपोनेंट जो है हल्दी का बढ़ा दूँ। तो अभी हम जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि अभी उतनी साइंस ग्रो नहीं करी है, बट हम प्रिसिजन मेडिसिन से डाइट को डेफिनेटली एड्रेस कर सकते हैं। तो अभी मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या कि बेरीज, अनार, ग्रीन टी, हल्दी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले समय में एंटी कैंसर सुपर फूड, ये आज भी हैं, ये आज भी हैं ना? इसको कहा जा सकता है कि ये एंटी कैंसर सुपर फूड्स हैं, और अपने खान पान में हमें शामिल कर ही लेना है। एंटी क्रॉनिक डिजीज सुपर फूड है। ये आपको डायबिटीज से भी, अब जब आप उसकी जामुन में जो बर्बरीन जो है, जो दारू हल्दी में,
वो एक्चुअली तो डायबिटीज पे रिसर्च थी, कैंसर तो सेकेंडरी जामुन रिसर्च। जामुन मैं तो अभी तक यही जानती थी कि जामुन जो है वो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत तो अच्छा होता है। बर्बरीन जो है हम्म वो तो कहते हैं ना डायबिटीज की बहुत अच्छी दवाई है, हम्म दारू हल्दी। तो वो पहले तो डायबिटीज पे रिसर्च हुई, वही तो बात है। जो जितना हमारा जो नेचुरल ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, वो एक चीज़ देखती है, एक टारगेट को हिट करती है, उसी को रोकती है। जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो मल्टीपल टारगेट्स पे काम करती है, इसलिए वो बीमारी होने को डेफिनेटली कम करती है, बीमारी को वापस आने के लिए डेफिनेटली यूज़ करनी चाहिए। थोड़े जल्दी जल्दी वाले सवाल करेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब का हमने बहुत सारा समय ले लिया है। कैंसर के मरीजों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है, कौन सा भोजन है जिसे हमें हर हाल में छोड़ देना है? देखो, कैंसर का कोई भी पेशेंट है, हाँ, उसको लो ग्लाइसीमिक, जनरल स्टेटमेंट, लो ग्लाइसीमिक डाइट लेनी चाहिए। वो क्या होती है? बहुत प्रोसेस शुगर, मीठा कम करना चाहिए। अब किसी को बहुत पसंद है लड्डू खाना, और उसको मैं बोलूँ कि तू कभी नहीं खाएगा लड्डू, तो पाप हो जाएगा, हम्म क्योंकि उसकी जीने की मोटिवेशन भी होती है। हम्म बट अगर ये नहीं है कि वो रोज 4-5 लड्डू खा रहा है, ऐसा नहीं, हफ्ते में एक खा लिया कोई बात नहीं। सिमिलरली मोर लो ग्लाइसेमिक डाइट, दूसरा मोर वेजिटेरियन। इट इज़ नॉट के अभी ये रियल कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं बता पाएंगे, बट मोर वेजिटेरियन, इफ़ यू आर एबल टू गो टू वीगन इट्स ओके, बट मोर वेजिटेरियन, मोर फाइबर, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए। फ्रूट्स इन द सेंस जिसमें एंटीऑक्सीडेशन कंपोनेंट ज़्यादा है, फाइबर का कंपोनेंट ज़्यादा है। अब वो अगर कौन से फल अब होंगे? जैसे एक तरफ अगर या Sorry. अगर एक तरफ मेरे पास अंगूर या वो चीकू है, और दूसरी तरफ मेरे पास पपीता है, या वो खरबूजा है, अमरूद है। हाँ। अमरूद है, खरबूजा है, तो मैं अमरूद, खरबूजा, पपीता की मात्रा बढ़ाऊंगा, और इसकी जो कंपोनेंट है इसको मैं कम करूंगा। हम्म अब इसमें ये नहीं है कि मैं इसी को लूँ और इसको मैं बिल्कुल हटा दूँ, हम्म क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें होंगी जो मेरे को फ़ायदा करेंगी। हम्म तो मुझे इसको थोड़ा कम करना है और इसको थोड़ा बढ़ाना है। तो अभी तक जो पूरी डाइट और न्यूट्रास्यूटिकल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो ऑल और नन नहीं है। ऑल और नन का मतलब है कि ये बिल्कुल ही ख़राब है और ये बिल्कुल ही बहुत अच्छा है। हमें बेसिकली एक प्रेफर्ड आइडिया लग जाता है कि हमको ये चीज़ों को बढ़ाना चाहिए और इन चीज़ों को हमें कम कर देना चाहिए, बस ये कॉन्सेप्ट है। आपने तो काफ़ी पेशेंट्स जिसकी हम लोग बात भी कर रहे थे लगातार, तो हम ये कह सकते हैं कि डाइट और नेचुरोपैथी से 4th स्टेज कैंसर में सुधार होता है, और किन किन कैंसर्स में सुधार होता है? देखो, मैंने अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर पे है। लिक्विड ब्लड कैंसर पे मैं काम नहीं करता। पैनक्रियास वगैरह पे मैंने अभी ज़्यादा काम नहीं किया है, तो इसके बारे में मुझे नहीं पता। जो ब्रेस्ट, हेड एंड नेक और गायनी ओवेरियन कैंसर के रिजल्ट देखे हैं, सर्वाइकल कैंसर के, उसमें अच्छे हैं। मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है कि ये एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव इन द सेंस कि क्या मैं डाइट और आयुर्वेदा से कैंसर ठीक कर लूँ और मैं बोलूँ कि मैं कीमो नहीं करूँगा, मैं सर्जरी नहीं करूँगा, वो बिल्कुल गलत है। ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव इन द सेंस कि मेरे से अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो मेरा ये वाला कंपोनेंट जो है, सर्जरी का रिजल्ट बेटर होगा, कीमो का साइड इफेक्ट बेटर कम होगा, और मेरे कैंसर का रिकरेंस रेट कम हो जाएगा। तो साथ मिलके, हाँ। तो मैं ये कह सकती हूँ क्या कि आने वाला समय जो है वो आयुर्वेद, एलोपैथ और नेचुरोपैथी का एक कंबाइंड होगा, और इंटीग्रेटिव मेडिसिन का समय आने वाला है हमारे देश में फिर से एक बार? आने वाले समय में हमारी मेडिसिन का समय आने वाला है। मतलब आयुर्वेद, इंडियन मेडिसिन का समय आने वाला है। इंटीग्रेटिव इज अ फॉरेन वर्ड। हाँ। इट इज इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड हाँ। इंडियन वे ऑफ ट्रीटिंग। भारत का साइंस है, भारत के तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब राफेल हम वहां से लाएंगे, लेकिन हमारा तेजस और आकाश भी जो है वो उसका भी इतना इम्पोर्टेंस रहेगा, और वो भी पाकिस्तान के से आने वाली सारी मुसीबतों को। अच्छा, डॉक्टर साहब, ऐसी 2-3 चीज़ें या 5 चीज़ें बताइए जो जो हम रेगुलर अपनी डाइट में और अपने लाइफस्टाइल में ले आएं, जिससे कि बिल्कुल ही कैंसर से आप दूर रहें। वो आप नहीं कर सकते। देखिए, हाँ। दिल्ली में रहते हैं, हाँ। तो क्या हम गाड़ी का बंद कर दें? वो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल का कुछ इशू है, जिसको
बट जो हमको समझ आता है वो ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को डेफिनेटली ठीक करें, अपने खान पान को ठीक करें, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, ये 3 चीज़ें। मैं मतलब अब खुद सोचो हमारी ट्रेनिंग कैसी हुई पड़ी है। मैं एक्सरसाइज बोल कर रहा हूँ, मैं योग की बात नहीं कर रहा, मतलब सेकंड बोला मैंने, मेडिटेशन बोला बट मैंने ओम नहीं बोला, बट ये है आया कहाँ से? हमारे देश से आया ना ये सब। हम्म, तो यही चीज़ है कि मेरा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, मेरे को स्ट्रेस कम लेना चाहिए, मेरे को सब्सटेंस अब्यूज से बचना चाहिए। मैं जितना सब्सटेंस अब्यूज ज़्यादा रखूँगा, सब्सटेंस अब्यूज का मतलब है दारू पीना, दारू पीना, सिगरेट सिगरेट पीना, पीना। तो ये मैं पान, बता दूं, मतलब पान तो खाना अच्छा होता है, पान। पान के अंदर जो आप अरेका नट है, जो सुपारी है, जो निकोटीन है, हाँ, दीज आर ऑल कैंसर। अगर अगर टोबैको ले रहे हैं पान के इवन अंदर, सुपारी भी, सुपारी भी अच्छा। दो, और कत्था इज गुड, कत्था इज ऑल्सो बैड, कत्था इज आल्सो ऑल्सो बैड। बैड, एंड व्हाट अबाउट द चूना? एवरीथिंग इज बैड। चूना में तो कैल्शियम होता है कहते हैं। कैल्शियम का जो वो इरिटेशन का कंपोनेंट है कि जब आप ले रहे हो आप हाँ। बार बार इरिटेट कर रहे हो उसको, तो ये भी एक रीज़न है। तो अभी इस पे मैं ये बोल दूं कि पान अच्छा है, पान नहीं अच्छा है, मतलब पान, और ज़्यादातर जो हम पान खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। जो सिर्फ पत्ते की बात करो तो अलग चीज़ है, बट इट इज़ नॉट, और जो हमें मिलेगा वो फिर पान से वो जर्दे पे कब पहुंच जाता है पता ही नहीं लगता आपको। तो डॉक्टर साहब 2-3 सवाल और हैं फटाफट वाले। अब मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैं पान खुद भी खाती हूँ। क्या हम सुबह की चाय और कॉफ़ी को ग्रीन टी से कन्वर्ट कर दें तो वो कैंसर से लड़ने में मदद करेगी? ये आम लोगों के सवाल हैं। देखिए, अब किसी को स्टिमुलस के लिए चाय पीनी है, जैसे मेरे को सुबह चाय चाहिए, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, अगर मैं उसको ग्रीन टी बढ़ा लूँ, अगर मैं 4 कप पी रहा हूँ तो मैं उसमें 2 कप वो कर लूँगा, 2 कप ग्रीन टी कर लूँ, तो उसमें फ़ायदा तो मिलेगा। ये एक जनरल बात है, ये सिर्फ कैंसर के रिलेटेड नहीं है। ओके, हमें सब चीज़ों, वो आपकी क्रॉनिक डिजीज़ से फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये हल्दी वाला दूध और काढ़ा वगैरह जो घर में हम लोग कोविड के समय में हम लोगों ने खूब जम के यूज़ किया, वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी हेल्प करेगा? लेकिन आपने बोला अभी कि दूध, अब वो दूध का जो रिसर्च अभी आएगा, अभी अभी हम भी श्योर नहीं है उसके। श्योर नहीं है। और जामुन और अनार में ऐसा क्या है जो कैंसर रोधी बनाता है उसको, मतलब जामुन और अनार में डॉक्यूमेंटेड 2 चीज़ें तो हैं ही, एक क्वर्सेटिन, एक रेस्वेराट्रोल है, और दोनों डॉक्यूमेंटेड एंटी कैंसर चीज़ें हैं। और क्या ये सुपर जो फूड्स बोलते हैं इसको। सुपर फूड्स बोल सकते हैं ना, बिल्कुल इसे। और क्या फास्ट फूड और पैकेज फूड जो हैं वो कैंसर को, मतलब कैंसर का एक कारण हो सकते हैं? दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कैंसर, और कैंसर पेशेंट्स को तो डेफिनेटली नहीं लेने चाहिए। कैंसर से लड़ने के लिए शरीर को ज़्यादा मजबूत करना होता है या खान पान की स्थिति और इसको ज़्यादा प्रभावित करता है ये? शरीर को मजबूत ही खान-पान से करोगे ना। हाँ, हाँ। और उसके लिए हमें हमें अपनी डाइट को ध्यान से देना है, मैं क्या खा रहा हूँ। तो दिन भर में बस एक लाइन में आप हमें बताएंगे कि दिन भर में हमें ऐसी क्या चीज़ें खा लेनी चाहिए जो हमें कैंसर से दूर रखें? हमें मेन तो यही है कि हमें प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है या कम करना है। मेरे को हाई ग्लाइसीमिक, जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो कम रखना है। मेरे को एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, वो ज़्यादा होने चाहिए। मेरे को प्रोसेस्ड फूड में इवन रेड मीट ये सब भी कम रखना है। मेरे को ज़्यादा अपनी जो सब्ज़ी है, जितना रंग बिरंगा खाना खाऊंगा उतना मेरा कैंसर प्रिवेंशन कम होगा। जितना मैं मैदे की रोटी, या मैं वो, उससे बेटर है कि मैं बाजरे की रोटी खाऊं। तो ये मुझे करना है। एक सवाल और आया जाते-जाते, आपने रंग-बिरंगा कहा, तो ये जो पैकेज्ड जूस आते हैं, केन वाले जूस जो आते हैं, वो आजकल हॉस्पिटल में भी काफ़ी दिया जाता है। कहा जाता है कि इन्फेक्शन से बचते हैं हम। चाहे वो नारियल पानी के रूप में हो या मिक्स जूस के रूप में हो, वो पैकेट वाले जूस पेशेंट्स को दिए जाते हैं। क्या ये हेल्दी है? देखिए, इसमें अगर प्रिजर्वेटिव है तो वो हेल्दी नहीं है। जो अगर डॉक्यूमेंटेड जो हमारा ये है कि ये प्रिजर्वेटिव फ्री है और शुगर फ्री है और वो एक्चुअल है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस इज़ नॉट, अगर अब है क्या, एक पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा है,
अगर वो हम जूस निकलवा के उसको देते हैं और कल को उस जूस के अंदर में से अगर उसका टीएलसी काउंट उसमें अगर उसको इन्फेक्शन हो जाए, विज़ जो ये पूरा फैक्ट्री प्रोसेस्ड जिसमें से निकल रहा है, जहाँ पे स्टरलिटी का ध्यान रखा गया है, विज़ ये, तो इसलिए वो बेटर है। बट अगर उसमें प्रिजर्वेटिव ज़्यादा है, उसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, तो वो नहीं अच्छा है। तो आपको अपने खान-पान का इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको बीमार बनाती है या फिर आपको स्वस्थ रखती है। और अपने खान-पान में प्रोसेस्ड फूड को ना करना शुरू कर दीजिए। प्रोसेस्ड फूड आपने सुन ही लिया है वो क्या-क्या होता है। जितना भी झटपट खाने वाला सामान आप बाज़ार से ले रहे हैं, वो सारे प्रोसेस्ड फूड हैं। अगर आपको हेल्दी रखना है, फिटनेस फ्रीक हैं आप, तो आप इन सबको ना कहना शुरू करें। घर में मिलने वाला दाल, चावल और हल्दी, जो कि एंटीबायोटिक हमेशा कहा जाता है, चोट लगती है उसको लगा देते हैं। वो खून के प्रभाव को भी रोकता है, बहाव को भी रोकता है। आपके घर में मिलने वाला जामुन, दालचीनी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दादी-नानी के नुस्खे भी हैं, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनदीप जो बता रहे थे कि किस तरह से ट्रेडिशनल मेडिसिन भी हमारे इलाज में और कैंसर जैसे इलाज में बहुत उपयोगी साबित हो रही है। देखते रहिए इंडिया.com।